ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमैटिक हार्ट डिजीज। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज रोमैटिक हार्ट डिजीज। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज जोन्स क्राइटेरिया। वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक। अब इससे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे कि हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज पढ़ा था। उसी के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद हमने प्रूडेंट डाइट भी इसके प्रिवेंशन के तहत पढ़ा था। ठीक। तो ये टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है, दैट इज रूमेटिक फीवर। भाई रूमेटिक फीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज कराएगा। तो रूमेटिक फीवर जो होता है ना, वो मुख्यतः कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हार्ट और जॉइंट्स के, उनको इफेक्ट करता है। और इसकी शुरुआत पता कैसे होती है? थ्रोट इन्फेक्शन से। कौन सा थ्रोट, कौन कराता है वो थ्रोट इन्फेक्शन? ज्यादातर ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक। तो अगर रूमेटिक फीवर के बारे में जानना हो तो रूमेटिक फीवर क्या होता है? रूमेटिक फीवर इफेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट और जॉइंट्स। हार्ट्स हार्ट और जॉइंट्स के कनेक्टिव टिश्यू को रूमेटिक फीवर इफेक्ट करता है, और उसकी शुरुआत होती है थ्रोट इन्फेक्शन से। उस वो थ्रोट इन्फेक्शन कौन कराता है? मुख्यतः ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसको हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन यहाँ तो कम्युनिकेबल डिजीज की बात होने लगी। भाई ये थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, तो हमको जानना जरूरी है कि ये जो रूमेटिक फीवर है ना, जो आगे जाकर रूमेटिक हार्ट डिजीज कराएगा, वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। मगर इसकी शुरुआत जो होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है। मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जो होता है आगे जाके करा सकता है रूमेटिक फीवर, वो आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज कराएगा। और याद रखना, ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होंगे वो रूमेटिक फीवर और आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज कराएंगे, नहीं भैया। लगभग 1 से 3% स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होते हैं वो रूमेटिक फीवर कराते हैं, सभी नहीं करा देंगे, है ना? तो ध्यान रखना इस चीज को। फिर वही है कि रूमेटिक फीवर जो होता है आगे जाकर रूमेटिक हार्ट डिजीज कराता है, जो कि एक तरह की क्रिपलिंग डिजीज होती है। ठीक। तो ये थोड़ी सी सुपरफिशियल जानकारी आपको रूमेटिक फीवर के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई जब जो रूमेटिक फीवर होता है हार्ट और जॉइंट्स के कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है। इसकी शुरुआत मुख्यतः थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आएगी रूमेटिक हार्ट डिजीज, मगर इसकी शुरुआत जो होती है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस जो होते हैं, आगे जाके चूंकि ग्रुप बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कराएगा, वो आगे जाके रूमेटिक फीवर और फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज करा सकता है। ठीक। तो याद रखना, इस पे आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये नॉन कम्युनिकेबल में आएगा कि कम्युनिकेबल में? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा। ठीक है। तो हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर लें अगर हम। तो इंडिया की बात करें तो कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है? प्रेवलेंस का मतलब होता है न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। तो इंडिया में रूमेटिक हार्ट डिजीज की प्रेवलेंस की बात करें तो 1000 में से 5 से 7 बच्चों में पाया जाता है। ये जो प्रेवलेंस की बात हो रही है ना, एक इसमें है जो 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे होते हैं या एडोलसेंट होते हैं, उनमें अगर देखा जाए इंडिया में, तो हर 1000 में से 5 से 7 बच्चों में पाया जाता है। वहीं अगर ग्लोबली थोड़ी सी जानकारी देख लें, तो 5 से 30 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज होता है का रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक। अब हमने ये देख लिया कि भाई रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है। ये याद रखने की, कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं है, ये CHD नहीं है, यहाँ पे RHD आएगा। ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब हमने थोड़ा सा देख लिया भाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया हमने हमने थोड़ा सा रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक फीवर के बारे में जानकारी ले ली। अब हम आ जाते हैं
जो मुख्यतः हम एपिडेमियोलॉजिकल टाइप पढ़ते हैं ना, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड हम एक्चुअली जब कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़ेंगे ना, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे: एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर, फिर क्लिनिकल फीचर्स, फिर डायग्नोसिस, फिर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो उसी के प्रोफार्मा के तहत हम इसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं। तो पहले हम एजेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं। एजेंट फैक्टर में अगर हम एजेंट की बात करें, तो रिसेंटली ये देखा गया है कि भाई जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इसके कॉजेटिव फैक्टर में कॉक्सकी वायरस B4 का अहम रोल होता है। जबकि जो हमारा ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ना, वो एज अ कंडीशनिंग एजेंट काम करता है। और इसमें भी अगर बात करें तो इसका जो M टाइप 5 होता है ना, उसका सबसे ज्यादा रूमेटोजेनिक पोटेंशियल होता है, सबसे ज्यादा इसमें क्षमता होती है कि ये रूमेटिक फीवर कराएगा। ठीक। तो थोड़ा सा एजेंट की बात कर ली कि भैया कॉस्टिव फैक्टर्स में क्या है, कंडीशनिंग एजेंट क्या है। और इसमें ना, एजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ना कन्वर्सन कैरियर्स भी मिलते हैं, ट्रांजिएंट कैरियर्स भी मिलते हैं, क्रॉनिक कैरियर्स भी मिलते हैं। ये जो कैरियर्स है, हमने जो एपिडेमियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है उसमें जो डिजीज ट्रांसमिशन वाली प्लेलिस्ट है, आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें डिजीज ट्रांसमिशन वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, उसके अंदर आपको कैरियर्स मिल जाएंगे। उसके अंदर हमने ये सब समझाया है, कन्वर्जन कैरियर्स क्या, ट्रांजिट कैरियर्स क्या, क्रॉनिक कैरियर्स क्या। तो वहां पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ बात करें रूमेटिक हार्ट डिजीज की, तो इसमें कन्वर्जन कैरियर्स भी मिलते हैं, ट्रांजिट कैरियर्स भी मिलते हैं, क्रॉनिक कैरियर्स भी मिलते हैं। तो एटलीस्ट इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक। एजेंट फैक्टर हो गया। फिर होस्ट फैक्टर आएगा। अब होस्ट फैक्टर मतलब हम में कौन कौन सी चीजें होंगी जिनसे हम बीमारी की तरफ जा सकते हैं। तो होस्ट फैक्टर में सबसे पहले आती है एज। तो ज्यादातर ये चाइल्डहुड या एडोलसेंट एज ग्रुप में, दैट इज 5 से 15 के एज ग्रुप में पाई जाती है ज्यादातर। मैं ये नहीं बोल रहा कि एडल्ट में नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर ये चाइल्डहुड और एडोलसेंट एज ग्रुप में पाई जाती है। इंडिया की बात करें तो जुवेनाइल माइट्रल स्टेनोसिस के इंसिडेंस काफी ज्यादा देखे जाते हैं इसकी वजह से। ये तो हो गया एज। सेक्स की बात करें अगर, तो दोनों ही सेक्सेस में, दैट इज मेल फीमेल दोनों में इक्वली पाई जाती है। ऐसा नहीं कि मेल्स में ज्यादा फीमेल्स में है, लगभग इक्वली पाई जाती है। हमारी इम्यूनिटी पे भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो होस्ट टिश्यू से रिएक्ट करते हैं एंटीजेनिकली, और फिर आगे जाके अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर कराते हैं। तो इम्यूनिटी भी एक अहम रोल प्ले करती है होस्ट में, रूमेटिक फीवर के होने या ना होने में। उसके अलावा अगर होस्ट की बात करें, तो बहुत सारे हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनमें बहुत चांसेस होते हैं कि उनमें रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है शुरू से अभी तक, यही तो पढ़ना है, दैट इज स्कूल एज चिल्ड्रन, दैट इज 5 से 15 साल के जो बच्चे और अडल्ट एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रोमेटिक फीवर होने के। उसके अलावा जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, जैसे कि जो झुग्गी बस्तियों वगैरह में रहते हैं, उनमें काफी चांसेस होते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो क्लोज्ड कम्युनिटी या बैरक्स में रहते हैं, बैरक्स देखिए कुछ इस तरह के होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे लोग को रखा जाता है, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों में भी काफी देखा गया है कि उनमें रोमेटिक फीवर होता है। तो ये कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो ये हमने होस्ट फैक्टर के बारे में देख लिया कि भाई एज की बात कर ली, सेक्स में इक्वली पाया जाता है, इम्यूनिटी की बात कर ली, कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स देख लिए, तो हमने एजेंट फैक्टर देख लिया, होस्ट फैक्टर देख लिया। अब क्या आएगा? अब आएगा एनवायरमेंट फैक्टर। तो एनवायरमेंट फैक्टर में ना तीन तीन याद रखना है, पहले ये तीन याद कर लो। उसकी मतलब कि पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग, हाउसिंग। देखो वही है, देखो आप एनवायरमेंट फैक्टर जो है वो हमने यहाँ पे जो देखा था, स्लम ड्वेलर्स, बैरक्स। अब ये स्लम्स में रईस लोग तो जाके रहेंगे नहीं, गरीब लोग रहते हैं। अब जो स्लम्स होते हैं, बैरक्स होते हैं, इनमें जगह भी कम होती है, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो और हाउसिंग कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो वही तो एक्चुअली एनवायरमेंट फैक्टर में लिखा है, देखो, पॉवर्टी, गरीबी, ओवर क्राउडिंग, एक जगह पे जब बहुत सारे लोग रहने लगे। इनफैक्ट ओवर क्राउडिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हमने। आप एनवायरनमेंट वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें ओवर क्राउडिंग पे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके पढ़ लेना, क्योंकि इसके क्राइटेरिया होते हैं 3 अलग अलग, उनको जाके देख लेना। और पुअर हाउसिंग कंडीशन, भाई अच्छे से साफ सफाई से नहीं रहते हो, हाउसिंग स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। इनफैक्ट हमने हाउसिंग स्टैंडर्ड्स पे भी एक अलग से वीडियो बनाया है, वही एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। आप एनवायरनमेंट वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें हाउसिंग स्टैंडर्ड्स का वीडियो अलग से मिल जाएगा। ठीक। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में तो
पॉवर्टी हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, पुअर हाउसिंग कंडीशंस हो गई, ये आगे जाके काफी चांसेस होते हैं इसकी वजह से रूमेटिक फीवर हो सकता है या करा सकते हैं ऐसी जगहों पे। उसके अलावा ना ये तीन एक साथ याद रखना, दैट इज, एक तो इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज। भाई हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी है ही नहीं कि भाई कोई बीमार पड़ जाए तो उसको जल्दी से थ्रोट इन्फेक्शन ठीक कर दो या कुछ, इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज है। उसके अलावा इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कि मान लेते हैं चलो हेल्थ सर्विसेज तो अच्छी हैं, लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उतने अच्छे से वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। और इनफैक्ट चलो मान लेते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज भी अच्छी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी एक्सपर्ट है, लेकिन हो सकता है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस ही ना हो इस चीज को लेके कि भाई ये चीज आगे जाके इतनी बड़ी चीज करा सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन का ध्यान रखो थोड़ा सा, और वरना आगे जाके इतनी परेशानी, ये सब अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। तो भी ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स के तहत आ जाता है कि भाई अवेयरनेस ही नहीं है, तो ध्यान ही नहीं देंगे, आगे जाके बड़ी बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो हम इन तीन को पहले याद रखेंगे। भाई एक अगर आप गरीब परिवार में देखोगे तो ऐसा मिल सकता है कि दैट इज पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग और पुअर हाउसिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि गरीब में हो गए होगा, नहीं, वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, पुअर हाउसिंग कंडीशन। उसके अलावा ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होता ही है, इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं, इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज होती हैं, लेकिन ये तीनों हो सकते हैं। इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज हो सकती है, इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज हो सकती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, या अवेयरनेस बहुत कम हो सकती है लोगों में। तो ये भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ठीक, तो हमने एजेंट फैक्टर देख लिया, होस्ट फैक्टर देख लिया, एनवायरमेंट फैक्टर देख लिया। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो क्लिनिकल फीचर्स में ना पहले तो ये छह याद रखना, दैट इज फीवर। दूसरी चीज जॉइंट को इफेक्ट करता है तो आर्थराइटिस वगैरह करा सकता है। तीसरी चीज हार्ट को इफेक्ट कर सकता है तो कार्डाइटिस करा सकता है। ब्रेन में कोरिया करा सकता है। स्किन अगर बात करें तो इथमा मार्जिनेटम करा सकता है। नोड्यूल्स की बात करें तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं। ठीक, तो ये पहले तो ये नाम, फिर इसको थोड़ा 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 हम सब देखेंगे। पर पहले अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये छह क्लिनिकल फीचर्स तो आपको पता होने चाहिए, दैट इज फीवर, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया, इरिथमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। या फिर ऐसे बात कर सकते हो, फीवर हो गया, जॉइंट को इफेक्ट करेगा तो आर्थराइटिस, हार्ट को इफेक्ट करेगा तो कार्डाइटिस, ब्रेन को इफेक्ट करेगा तो कोरिया, स्किन को इफेक्ट करेगा तो इरिथमा मार्जिनेटम, और नोड्यूल्स को इफेक्ट, नोड्यूल्स हो सकते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं। ठीक, और हाँ इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि ये इरिथमा मार्जिनेटम और कार्डाइटिस काफी टाइम साथ में दिखते हैं। एक्चुअली हम जब मेजर क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया, तो उसमें भी आएंगे। पर ऐसा देखा गया है कि इरिथमा मार्जिनेटम और कार्डाइटिस दोनों काफी बार साथ में एक ही पेशेंट में मिलते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने क्लिनिकल फीचर्स को लेके देख ली। अब थोड़ी सी जानकारी कि भाई ये क्या क्या होते हैं, अभी तो बस नाम देखा था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई अगर फीवर की बात करें तो फीवर करीब 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में आर्थराइटिस मिलता है। अब आर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। अब इसमें भी मोनो आर्थराइटिस या पॉली आर्थराइटिस मिल सकता है। मोनोआर्थराइटिस मतलब कि लगभग एक जॉइंट में जब इन्फ्लेमेशन हो। पॉलीआर्थराइटिस में एक से ज्यादा, मतलब अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो कई बार बोला जाता है 5 या उससे ज्यादा जॉइंट में एक ही समय में अगर इन्फ्लेमेशन मिले तो उसको पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। उसके अलावा पॉलीआर्थरेल्जिया होता है कि दो या उससे ज्यादा या फिर मल्टीपल जॉइंट्स में अगर आपको पेन हो रहा है तो पॉलीआर्थरेल्जिया। तो जॉइंट्स में आर्थराइटिस करा सकता है। उसके अलावा हार्ट की बात करें तो हार्ट में कार्डाइटिस करा सकता है। कार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि भाई कौन सी लेयर को किया है। पेरिकार्डियम को किया है तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डियम को किया है, हार्ट मसल को किया है तो मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम को किया है तो एंडोकार्डाइटिस। बहुत सारी अलग अलग तरह के कार्डाइटिस है। अभी इसमें याद रखना है तो बस ये याद कर लो कि भी हार्ट में कार्डाइटिस कराता है। अब इसमें ना थोड़े से सवाल बनते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए उसमें कि भाई मोस्ट कॉमन कार्डियक लीजन कौन सा होता है रूमेटिक फीवर में। तो अगर बच्चों की बात करें तो माइट्रल रिगर्जिटेशन, और एडल्ट्स की बात करें तो माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक, तो लीजन्स की बात करें तो माइट्रल रिगर्जिटेशन बच्चों में। अब माइट्रल रिगर्जिटेशन होता क्या है?
भाई इसमें क्या होता है कि जो माइट्रल वेल्व होती है वो इनकम्प्लीटली क्लोज होती है, जिसकी वजह से बैकफ्लो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ बैकफ्लो होने लगा है, क्योंकि माइट्रल वेल्व ठीक से क्लोज ही नहीं हुई है ना। तो पूरा इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है उसमें, तो बैकफ्लो होने लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। तो मतलब थोड़ी सी जानकारी कि भाई माइट्रल रिगर्जिटेशन आपको पता होगा। उसके बाद अगर एडल्ट्स की बात करें तो उसमें माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता है। माइट्रल स्टेनोसिस मतलब जो हमारी माइट्रल वाल्व होती है उसकी नैरोइंग वगैरह हो जाती है। तो चिल्ड्रन में माइट्रल रिगर्जिटेशन और एडल्ट्स में माइट्रल स्टेनोसिस देखा गया है। ठीक है। उसके अलावा अगर रूमेटिक फीवर में मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग की बात करें ना, तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देखा जाता है। मतलब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक क्या होता है तो देख लेना। मतलब उसमें माइल्ड अरिथमिया होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो एट्रिया से वेंट्रिकल में डिले हो जाते हैं, तो ये सारी चीज होती है। तो थोड़ी सी जानकारी कि भाई मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग क्या होती है, तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है। तो ये तो थोड़ा सा हमने देख लिया है पहले तीन की, फीवर, जॉइंट में आर्थराइटिस, हार्ट में कार्डाइटिस। ठीक। उसके बाद अगर बात करें बाकी तीन की, क्योंकि बाकी तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तीन कौन से हैं? ब्रेन में कोरिया, स्किन में इरिथमा मार्जिनेटम और नोड्यूल्स में सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। तो पहले हम कोरिया की बात कर लेते हैं। भाई एक्चुअली में बात करें कि भाई ये कोरिया का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली ना ये स्पाज्मोटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं लिम्स और फेशियल मसल के। ये देखो आपको दिख रहा है, फेशियल मसल की बात करो, ये बच्चे को तो आप देख रहे हो, फेशियल मसल देखना, इसकी हाथ देखना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। इनफैक्ट कई बार ना ऐसा देखा जाता है कि डांस लाइक मूवमेंट्स होते हैं बच्चों में, तो इसीलिए ये वाली इमेज है। वरना ये वाला आप जेएफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इनवॉलेंट्री स्पाज्मोटिक मूवमेंट्स होते हैं लिम्स और फेशियल मसल के, दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से कोरिया। अब ना कोरिया ये जो शब्द है ये आपने सिडेनहम्स कोरिया, तो इसमें पाया जाता है हमारा रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज में। इनफैक्ट आपने एक और कोरिया पढ़ा होगा, हंटिंगटन्स कोरिया पढ़ा होगा, हंटिंगटन्स डिजीज में, है ना। आपसे वाइवा में कई बार पूछा जा सकता है भाई फर्क बता दो सिडेनहम्स कोरिया और हंटिंगटन्स कोरिया में। तो ऐसा बोल सकते हो आप कि जो सिडेनहम्स कोरिया है वो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जबकि जो हंटिंगटन्स डिजीज में हंटिंगटन्स कोरिया होता है वो अडल्ट्स में पाया जाता है, क्योंकि वो ऐसा देखा जाता है कि ड्रग इंड्यूस्ड कोरिया होता है। तो ऐसा आप डिफरेंस बता सकते हो सिडेनहम्स कोरिया और हंटिंगटन्स कोरिया में। ठीक। तो थोड़ी सी जानकारी कि भाई कोरिया में कैसा दिखता है, बच्चे में क्या क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ फेशियल एंड लिम्ब मसल्स, और डांस लाइक मूवमेंट्स होते हैं। सिडेनहैम्स कोरिया बच्चों में पाया जाता है ज्यादातर, और हंटिंगटन्स कोरिया ज्यादातर बड़ों में पाया जाता है। ये डिफरेंस बता सकते हो। उसके बाद स्किन में क्या कराता है रूमेटिक फीवर? स्किन में ना इलिथमा मार्जिनेटम कराता है। अब ये इलिथमा मार्जिनेटम होता क्या है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ नॉन इची फ्लैट रेड कलर के रैश होते हैं, और इनकी एजेस देखोगे ना तो वेवी एजेस होती हैं, दिख रही है ऐसी। ये दिख रहा है ऐसा 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 वेवी एजेस होती हैं इनकी, है ना। नॉन इची फ्लैट रेडिश रैश होते हैं जिनकी वेवी एजेस होती हैं। ठीक। मुख्यतः ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ट्रंक में पाई जाती हैं या प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में पाई जाती हैं रूमेटिक की फीवर के केस में। ठीक। और भी जगह पाई जाती है इरमा मार्जिनेटम, लेकिन अगर हम खासकर रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज की बात करें तो कुछ इस तरह की वेवी एजेस होती हैं, ट्रंक और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा पाई जाती हैं, नॉन इची फ्लैट और रेड कलर के रैश होते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया एथमा मार्जिनेटम। उसके अलावा ना सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी हमको रूमेटिक फीवर के केसेस में देखने को मिलते हैं। ये दिख रहा है आपको ऐसे, दिख रहा है, ये देखो ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ये नोड्यूल्स दिख रहा है। उसके अलावा ये नोड्यूल्स दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये गोल 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 नोड्यूल्स दिख रहे हैं आपको। ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं। तो ये कुछ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमको देखने मिलते हैं
रूमेटिक फीवर में यहाँ पे खास बात अगर आपको याद रखनी है ना, तो ना बोनी प्रोमिनेंस जो होते हैं ना, उनके पास ज्यादातर देखने मिलते हैं। जैसे कि एल्बो में, नीज में, एंकल्स में, नकल्स में। ये देखो, नी में दिख रहा है, नकल्स में दिख रहा है। इनफैक्ट वर्टिब्रे या बैकबोन के पास भी दिखता है। इनफैक्ट स्कैल्प में दिखता है। तो बोनी प्रोमिनेंस में ज्यादा अच्छे से ये देखने के लिए हमको मिलते हैं रूमेटिक फीवर के केसेस में। समझ गए? तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स में भी ये कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं कि भाई सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं ये, जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं ना वहां पे, जैसे नीज, नकल्स और वर्टिब्रे, नीज, स्कैल्प, ऐसी जगहों पे। ठीक। तो ये हो गए आपके कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो कि आपको याद रखनी है। दैट इज फीमर, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया, एथमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोडुल्स। ठीक। अब ना क्लिनिकल फीचर्स के बाद आता है डायग्नोसिस। तो ना आपको डायग्नोस करना है अगर रूमेटिक फीवर, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो है ना वो है जोन्स क्राइटेरिया। भाई जोन्स क्राइटेरिया याद रखना। अभी जोन्स क्राइटेरिया किसने दिया था? सर टी डकिट जोन्स थे। एक्चुअली ये एमडी थे, रिसर्चर थे बॉस्टन में। इन्होंने शायद 1944 के आसपास जोन्स क्राइटेरिया दिया था, जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस बनाते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज का। तो ये रूमेटिक फीवर का, तो ये जोन्स क्राइटेरिया याद रखना। तो ये जो इमेज है सर टी डुकिट जोन्स की है, एमडी थे बॉस्टन में, रिसर्चर थे एक्चुअली। तो उन्होंने दिया था अराउंड 1944 में जोन्स क्राइटेरिया। तो ये होता क्या है? देखो, हमको ना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के एविडेंस हमको दिख रहे हैं, लेकिन हम किस बेसिस पे बनाएंगे कि भैया ये डायग्नोसिस किस बेस पे बनाएंगे कि हम बोल सकते हैं हाँ भाई इसको रूमेटिक फीवर है? तो उसके लिए हम जोन्स क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब जोन्स क्राइटेरिया में ना उन्होंने मेजर क्राइटेरिया दिए थे और माइनर क्राइटेरिया दिए थे। एक्चुअली ये मेजर और माइनर क्राइटेरिया जो है ना, ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, कुछ लैब फाइंडिंग्स हैं। अलग अलग ग्रुप से मेजर क्राइटेरिया में कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, माइनर क्राइटेरिया में कुछ लैब फाइंडिंग्स और कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि रूमेटिक फीवर एज अ डायग्नोसिस हम बना सकते हैं कि नहीं। मगर क्या क्या चीजें होंगी वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद उनके अंदर क्या क्या हो। देखो, अगर हम रूमेटिक फीवर की बात करें, तो अगर हमको ये देखो, ये कुछ मेजर क्राइटेरिया के तहत कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं, माइनर क्राइटेरिया के तहत कुछ क्लिनिकल फीचर्स और लैब फाइंडिंग्स दी हुई हैं। तो इनके बेसिस पे हम बना सकते हैं। तो पहले ये याद कर लेते हैं, फिर उनको समझेंगे। तो हम रूमेटिक फीवर कब कहेंगे? हम कहेंगे कि अगर हमको दो मेजर क्राइटेरिया मिल रहे हैं। दो मेजर क्राइटेरिया मिल रहे हैं, यानी कि मेजर क्राइटेरिया में जो मेन क्लिनिकल फीचर्स है उनमें से कोई दो भी मिल रहे हैं, तो हम बोल देंगे हाँ भैया हमारा डायग्नोसिस बन गया, ये रूमेटिक फीवर है। या फिर चलो मान लिया कि हमको मेजर क्राइटेरिया के क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो दो नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? चलो अगर एक मेजर क्राइटेरिया मिल रहा है, तो दो माइनर के अगर हमको क्लिनिकल फीचर्स या लैब इन्वेस्टिगेशन मिल गए, तब भी हम मान लेंगे कि रूमेटिक फीवर है। तो या तो दो मेजर मिल जाए, अगर दो मेजर क्राइटेरिया नहीं मिला तो एक मेजर क्राइटेरिया प्लस दो माइनर क्राइटेरिया अगर मिल जाते हैं, तब हम डायग्नोसिस बना सकते हैं रूमेटिक फीवर का। समझ गए? तो दो मेजर क्राइटेरिया मिल गए तो डायग्नोसिस बना दो। अगर दो मेजर क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ एक ही मेजर क्राइटेरिया मिल रहा है, तो उसके साथ साथ अगर हमको दो माइनर क्राइटेरिया मिल रहा है, तब भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये तो इनिशियल रूमेटिक फीवर का हो गया कि भाई रिकरेंस के लिए भी सेम है। भाई दो मेजर क्राइटेरिया है, तब भी बना दो कि हाँ भैया रिकरेंस हमको रूमेटिक फीवर का मिल गया है। या फिर एक मेजर है और दो माइनर क्राइटेरिया मिल रहा है, तब भी हम बना दे। मगर मान लो एक भी मेजर नहीं मिल रहा है और तीन माइनर भी मिल रहे हैं, तब भी हम रिकरेंस का तो एटलीस्ट बना सकते हैं। इनिशियल मतलब जब पहली बार किसी को हुआ है, तब अगर डायग्नोसिस बनाना है तो आपको एटलीस्ट दो मेजर क्राइटेरिया तो आपके पास होने चाहिए। अगर चलो नहीं है, तो एक मेजर के साथ दो माइनर तो आपके पास होने चाहिए, तभी डायग्नोसिस बना सकते हो। ठीक। मगर अगर रिकरेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जब दूसरी बार बाद में फिर से अगर हो रहा है रूमेटिक फीवर, तो उस केस में भी वही है, अगर दो मेजर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा तो एक मेजर प्लस दो माइनर मिल रहा है, तब भी बहुत अच्छी बात है। मगर अगर ये दोनों ही नहीं मिल रहे हैं,
तब भी रिकरेंट के लिए हम 3 माइनर से भी काम चला सकते हैं। तो 3 माइनर क्राइटेरिया में चल जाएगा काम। ठीक, तो ये याद हो गया। तो ये था जोन्स क्राइटेरिया। पर इसके तहत ये जो मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया है ना, इनमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स और लैब इन्वेस्टिगेशंस डाले गए थे वो देख लेते हैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहले देखते हैं हम मेजर क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब इसमें ना याद रखना, पहले आप बांट लो लो रिस्क पॉपुलेशन और मॉडरेट टू हाई रिस्क पॉपुलेशन में। लो रिस्क पॉपुलेशन किसको कहते हैं वो समझ जाओ, उसके ऊपर वाले सारे मॉडरेट या हाई रिस्क पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो लो रिस्क किसको कहेंगे? ऐसी पॉपुलेशन जिसमें स्कूल एज के बच्चों में रूमेटिक फीवर का जो इंसिडेंस है वो 2 से कम है पर लाख, या फिर अगर सभी एज ग्रुप देखे जाएं तो उसमें प्रिवलेंस जो है वो 1 से कम है पर 1000। इसको कहते हैं लो रिस्क पॉपुलेशन। ठीक, तो समझ गए लो रिस्क पॉपुलेशन क्या है? लो रिस्क पॉपुलेशन वो है कि भाई स्कूल एज के बच्चों में 2 से भी कम है पर लाख स्कूल एज के बच्चों में इंसिडेंस, तब कहो कि लो पॉपुलेशन, लो रिस्क पॉपुलेशन है। या फिर सभी एज ग्रुप के लोगों में अगर 1000 में 1 से भी कम केस मिल रहा है तब कहो कि लो रिस्क पॉपुलेशन है। स्कूल एज के बच्चों में 1 लाख में 2 से कम इंसिडेंस है, और अगर सभी एज ग्रुप में 1000 में 1 से कम प्रिवलेंस है तब कहेंगे लो रिस्क है। अब अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली मॉडरेट या हाई रिस्क में चला जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया। अब मेजर क्राइटेरिया में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स डाले हैं? मेजर क्राइटेरिया में पहले तो आर्थराइटिस है, फिर कार्डाइटिस है, फिर वही सबक्यूटेनियस नोडुल है, एरिथमा मार्जिनेटम है और कोरिया है। ये जो मेन हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे ना वो तो इसमें है। एक जो बच गया वो कौन सा है? फीवर। तो फीवर हम माइनर क्राइटेरिया में डाल देंगे। ठीक, तो ये मेन वाले जो है ना वो हमको मेजर क्राइटेरिया में मिलेंगे। दैट इज आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोडुल, एरिथमा मार्जिनेटम और कोरिया। ठीक, अब ना यहाँ पे कुछ कैच है वो याद रखना कि जो लो रिस्क पॉपुलेशन है ना उसमें हम, जो मॉडरेट टू हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसमें अगर हमको मोनो आर्थराइटिस भी मिल जाए ना तब भी हमारा काम चल जाएगा, तब भी हम कहेंगे ये मेजर क्राइटेरिया में आ जाएगा। लेकिन अगर लो रिस्क पॉपुलेशन है यार, यहाँ तो वैसे ही देखो प्रिवलेंस भी कम है, इंसिडेंस भी कम है, तो हमको थोड़ा सा सीवियर टाइप का तो क्लिनिकल फीचर चाहिए ना, इसलिए मोनो आर्थराइटिस से काम नहीं चलेगा भैया। यहाँ पे हमको पॉली आर्थराइटिस चाहिए लो रिस्क पॉपुलेशन में। ठीक, बाकी देखोगे तो सब सेम है, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोडुल, इरिथमा मार्जिनेटम, कोरिया सब सेम है। सिर्फ आर्थराइटिस में याद रखना कि अगर लो रिस्क पॉपुलेशन है तो हमको पॉली आर्थराइटिस चाहिए, जबकि हाई रिस्क में हमको मोनो आर्थराइटिस से भी काम चल जाएगा। मतलब पॉली आर्थराइटिस या पॉली आर्थरालजिया है तब तो वेरी गुड है, लेकिन अगर मोनो आर्थराइटिस भी है तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वैसे ही हाई रिस्क पॉपुलेशन है, वैसे ही प्रिवलेंस ज्यादा है, वैसे ही इंसिडेंस ज्यादा है, तो काम चल जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर लो रिस्क पॉपुलेशन है, पॉली आर्थराइटिस से नीचे बात नहीं करेंगे हम। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मेजर क्राइटेरिया। अब इसको याद कैसे करेंगे कि मेजर क्राइटेरिया में ये 5 चीजें हैं? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम जोन्स क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। तो जे से क्या हो जाएगा? जे से हो जाएगा जॉइंट। तो जॉइंट में क्या होता है? आर्थराइटिस होता है। ओ से, ओ देखो ये ओ है ना, तो ओ को थोड़ा टेढ़ा बना दो तो ये ऐसा ओ हो जाएगा, है ना। तो ओ से हमारा बन गया हार्ट। तो हार्ट में क्या होता है? कार्डाइटिस। तो ओ से हमारा हार्ट, कार्डाइटिस। एन जो होता है हमारा, एन में क्या मिलते हैं? एन से हो जाएगा नोड्यूल, तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल। जोन्स के ई में क्या होता है? ई से होता है इरिथमा। तो इरिथमा से इरिथमा मार्जिनेटम। और एस देखो, एस, ये एस आपको क्या बनाएगा? सिडेनहेम्स। तो सिडेनहेम्स कोरिया, तो कोरिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, जोन्स क्राइटेरिया में मेनली मेजर क्राइटेरिया को तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया मेजर क्राइटेरिया। थोड़ा सा माइनर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो ना माइनर क्राइटेरिया में यहाँ भी वही है, लो रिस्क पॉपुलेशन में फिर वही है कि भैया स्कूल एज के बच्चे अगर हैं तो 1 लाख स्कूल एज के बच्चों में इंसिडेंस एटलीस्ट 2 से कम होना चाहिए, और ऑल एज के लोगों में जो प्रिवलेंस है वो 1000 में 1 से कम होना चाहिए। ठीक, तो स्कूल एज में 1 लाख में 2 से कम प्रिवलेंस, और ऑल एज में प्रिवलेंस इंसिडेंस जो है स्कूल एज में 2 पर लाख पॉपुलेशन से भी कम, और प्रिवलेंस जो है ऑल एज ग्रुप में 1 पर 1000 से कम, 1 पर 1000 से भी कम। ठीक, तो ये वही है, लो रिस्क पॉपुलेशन सेम ही है। मगर यहाँ पे माइनर क्राइटेरिया में एक चीज याद रखना
यहाँ पे ना मेन मेन क्लिनिकल फीचर्स हमने मेजर क्राइटेरिया में डाल दिए हैं, माइनर माइनर चीजें डालेंगे। देखो वहां पे हमने आर्थराइटिस वगैरह डाल दिया था ना, तो यहाँ पे आर्थरालजिया डाल, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थरालजिया में लो रिस्क है भाई, वैसे ही इंसिडेंस कम है, तो हमको तो क्लिनिकल फीचर बड़ा वाला चाहिए। तो मोनो आर्थरालजिया से काम नहीं चलेगा, यहाँ पॉली आर्थरालजिया चाहिए भाई साहब। जबकि हाई रिस्क वाले में मोनो आर्थरालजिया से चल जाएगा, वैसे ही प्रेवलेंस ज्यादा है, वैसे ही इंसिडेंस ज्यादा है, चल जाएगा। ऐसी फीवर छोटा वाला क्लिनिकल फीचर यहाँ डाल दिया, तो फीवर में भी हमको 38.5 से ज्यादा दोनों में होता है, लेकिन यहाँ 38 से ज्यादा दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे हमको 38.5 से ज्यादा चाहिए। यहाँ पे 38 से ज्यादा में ही काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ 38.5 चाहिए। ऐसे अगर हम ईएसआर की बात करें तो जो हाई रिस्क है वहां तो 30 से ज्यादा में भी काम चल जाएगा, मगर भाई साहब यहाँ हमको 60 से ज्यादा चाहिए, वो भी पहले घंटे में। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन तो ठीक है, दोनों में सेम है, 3 से ज्यादा। और पीआर इंटरवल भी बस प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मिल जाए तो काम चल जाएगा। मगर यहाँ पे माइनर क्राइटेरियाज में याद रखना कि हमको यहाँ मोनो आर्थरालजिया में यहाँ मोनो है, तो यहाँ पॉली आर्थरालजिया है। फीवर में यहाँ 38 सिर्फ है, यहाँ पे 38.5 है। ईएसआर यहाँ पे 30 है, जबकि यहाँ पे 60, वो भी फर्स्ट आवर में है। ठीक है, बाकी लगभग सेम है। हाँ ठीक है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड और है, उससे परेशानी नहीं है। आप चीजें याद रखना कि भाई ये तीन जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। तो माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या आ गया आपका? आर्थरेल्जिया आ गया, फीवर आ गया, ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन आ गया, और पीआर इंटरवल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया। अब डायग्नोसिस बना लोगे ना, मान लो कोई हमको पेशेंट आया, तो हमने उसको डायग्नोसिस देखा, तो हमको ना उसमें आर्थराइटिस मिल गया, ठीक है, और हमको उसमें कार्डाइटिस भी मिल गया। अरे भाई, दो मेजर क्राइटेरिया मिल गए, हो गए, हमारा डायग्नोसिस बन गया, माइनर देखने की भी जरूरत नहीं। या इनफैक्ट हमने देखा भी था कि कार्डाइटिस और इथ्मा मार्जिनेटम तो कई बार साथ में ही देखे जाते हैं। इनमें से कोई भी दो अगर हमको मिल गए, तो समझ जाओ कि भैया मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, डायग्नोसिस बना जाओ रूमेटिक फीवर का। मगर 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 मान लो इनमें से दो नहीं, कोई एक ही मिला हमको, कोई भी एक मिला, मान लो हमको बस सबक्यूटेनियस नोड्यूल मिल रहा है बस, तो यहाँ तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तब हम देखेंगे, अगर सिर्फ एक ही मेजर क्राइटेरिया मिला, तब हम देखेंगे क्या हमको माइनर क्राइटेरिया भी मिल रहा है। तो इनमें से अगर कोई भी दो माइनर क्राइटेरिया और मिल गए हमको, तो हम बोल देंगे हाँ भैया हमारा डायग्नोसिस बन गया है, रूमेटिक फीवर है। तो या तो हमको दो मेजर मिल जाए तब काम चल जाएगा, या तो एक मेजर प्लस दो माइनर मिल जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। और अगर रिकरेंट वाले की बात करें तो फिर तो मेजर मिल भी नहीं रहा, तीन माइनर भी मिल रहे हैं, तब भी हम बना लेंगे। समझ गए? तो अब ये वाला समझ में आ गया डायग्नोसिस जोन्स क्राइटेरिया का, कि भाई अगर इनिशियल है, पहली बार हुआ है, तो दो मेजर क्राइटेरिया, यानी कि हमको इन पांच में से कोई भी दो मिल गए, हमने बोल देंगे हाँ भैया डायग्नोसिस हमारा बन गया। मगर मान लो कि हमको इन पांच में से कोई एक ही मिल रहा है, तो हमने क्या किया, एक मेजर मिल रहा है तो हम देखेंगे क्या हमको दो माइनर मिल रहे हैं। तो एक मेजर के बाद अगर इनमें से कोई भी दो माइनर मिल जाता है, तो बोल देंगे हाँ भैया जोन्स क्राइटेरिया के तहत हो गया, डायग्नोसिस बना दो, है ना। ऐसे रिकरेंट वाले में तो अगर ये दोनों फुलफिल हो रही हैं तब तो ठीक है। मगर अगर एक भी मेजर नहीं मिल रहा है, तो अगर तीन माइनर भी मिल जाएंगे ना, तब भी बोल सकते हैं दैट इज कि इन में से अगर तीन माइनर भी हमको मिल जाएंगे, तब भी हम रिकरेंट का तो डायग्नोसिस बना सकते हैं। समझ गए? तो ये होता है जोन्स क्राइटेरिया। थोड़ा सा समय लिया इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लिया ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जोन्स क्राइटेरिया डायग्नोसिस के लिए। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, दैट इज बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन। ठीक, उसके अलावा भी हैं, ठीक है, कि आप ओरल पेनिसिलिन वी या जी भी 10 दिन के लिए दे सकते हो। इनफैक्ट ये लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड होती है स्ट्रेप्टोकोका को थ्रोट से एरेडिकेट करने के लिए। और अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो उसको आप सिफेलोस्पोरिन भी दे सकते हो, इसमें सिफेट्रॉक्सिल दे सकते हो, सिफिलैक्सिन दे सकते हो। इनफैक्ट और भी अदर ड्रग्स होती हैं, एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट सिफेलोस्पोरिन याद रखना कि अगर पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है, तो सिफेलोस्पोरिन, उसमें सिफेट्रॉक्सिल या सिफिलैक्सिन दे सकते हैं। ठीक, मगर जो मेन आपको याद रखना है वो है बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन। इसको याद रखना है आपको ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के तौर पे। अब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें, तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन में इसको कैसे देते हैं वो भी देख लेते हैं।
बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन को रूमेटिक फीवर में। तो अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो रहा है कि भाई इनिशियल अटैक से ही, पहले अटैक से ही बचाने के लिए हम दे रहे हैं। मतलब कि हुआ नहीं है रूमेटिक फीवर, उसके पहले ही हम दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या करोगे, सिंगल डोज देते हैं इंट्रामस्कुलरली, है ना, बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन की इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज देते हैं। कितनी देते हैं, अगर एडल्ट है तो 12 लाख यूनिट, और अगर चिल्ड्रन है तो 6 लाख यूनिट देते हैं, ठीक। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज तो आप दे सकते हो बचाव करने के लिए। उसके अलावा और क्या बेहतरीन चीज है बचाव करने के लिए, भाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की स्क्रीनिंग करते रहो। देखते रहो कि कहीं उनमें साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन करते रहो, तो ऐसे भी आप बचाव कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी सेकेंडरी मत पूछना यार, हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड देयर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन वाला वीडियो बनाया हुआ है। उसमें जाके आप समझ सकते हो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे तो हमने पहले अटैक से पहले जब प्रिवेंशन कर रहे हैं, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन कब करेंगे भाई, रिकरेंस को रोकने के लिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देना तो वही है हमको, बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन। मगर इसमें ना, उसमें सिंगल डोज थी इंट्रामस्कुलर, लेकिन इसमें ना हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हर 3 हफ्ते के इंटरवल में देंगे। मगर कब तक देंगे, सवाल ये है। जो रिकरेंस वाला है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, इसमें हर 3 हफ्ते में एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना है, मगर कब तक लगना है ये सवाल है। तो देखो यार, आ, अब ना अलग अलग किताबों में ना अलग अलग दिया है। जैसे किसी किताब में ये 5 और ये 21 दिया है, किसी किताब में ये 10 और ये 21 दिया है, किसी किताब में यहाँ पे 10 और 40 दिया ही नहीं है, किसी किताब में दिया है ये लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है आप किसको फॉलो करते हो। मेरे हिसाब से जो मुझे सही लग रहा था वो मैंने, ठीक, आप पे निर्भर है। आप अपडेटेड किताब को देखिए, जो आपको सही लगे आप उसको देख सकते हो। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक। तो अब ना, अगर हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो हमको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो देना है हर 3 हफ्ते के अंतराल में। मगर कब तक देना है ये पता किस पे डिपेंड करेगा, वही हमारे कौन कौन से साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं। देखो, अगर हमको सिर्फ रूमेटिक फीवर है और उसमें कार्डाइटिस नहीं है, मान लिया, ठीक है, रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस बन गया, कार्डाइटिस अगर नहीं है, तो हम 5 साल तक वही हर 3 हफ्ते के अंतराल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। या फिर जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक हम देते रहेंगे, विच एवर इज लॉन्गर। मतलब जितना लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट दे सकें उतना अच्छा है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा आपका आया 16 साल की उम्र में। अब 16 साल की उम्र में आया तो 18 साल तक अगर दोगे तो बस 2 ही साल होगा। जबकि अगर 5 साल तक दोगे तो 21 साल तक, तो विच एवर इज लॉन्गर, तो यहाँ पे 5 साल लॉन्गर हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे ही मान लो कि अगर बच्चा 10 साल की उम्र में आया, तो यहाँ पे अगर 5 साल तक दोगे तो सिर्फ 15 साल तक देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोगे तो 5 साल तक ही दे पाओगे, जबकि यहाँ पे 18, यानी कि यहाँ पे 8 साल तक, इस विच एवर इज लॉन्गर, तो ये वाला लॉन्गर हो जाएगा इसमें। फिर समझ गए ये विच एवर इज लॉन्गर का मतलब क्या हुआ, हमको जितना ज्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट दे सके उतना अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये है, नीचे भी उसी का मतलब है। तो ये पहली चीज समझ में आई कि अगर सिर्फ रूमेटिक फीवर है और कार्डाइटिस नहीं है, तो 5 साल तक या 18 साल की उम्र तक देना है आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बेंजाथीन बेंजिल पेनिसिलिन का हर 3 हफ्ते के अंतराल। अब मान लेते हैं कि रूमेटिक फीवर के साथ कार्डाइटिस भी है, वेल्वुलर डिजीजेस इसमें अभी नहीं है, सिर्फ रूमेटिक फीवर है और उसमें कार्डाइटिस भी है। तब क्या करेंगे, तब या तो 10 साल तक या फिर 25 साल की उम्र तक, 10 साल तक लगातार देते रहो, या फिर 25 साल का उम्र का ना हो जाए जब तक बच्चा, तब तक देते रहो, फिर वही विच एवर इज लॉन्गर, ठीक। और अगर रूमेटिक फीवर के साथ कार्डाइटिस भी है और वल्वुलर डिजीज भी है, तब तो भाई साहब 10 साल तक देना है, या फिर इनफैक्ट कई बार तो 40 साल की उम्र तक देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जिंदगी भर आपको देना पड़ सकता है। तो ये समझ रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी आप ट्रीटमेंट को लंबे समय तक खींच रहे हो। ठीक, ये समझ में आया, एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक, अब मैंने फिर से बोल दिया, ये कई किताबों में
5 से 21 दिया है ये कई किताबों में, 10 से 21 दिया है ये कई किताबों में, सिर्फ 40 दिया है कई किताबों में, लाइफ लॉन्ग दिया है। तो वो आपकी श्रद्धा है कौन सी किताब से आप पढ़ रहे हो। ठीक, यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूं मैं, और ये जो मुझे सही लगा मैं वो दे। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन कब करेंगे? रिकरेंस को बचाने के लिए। इसमें क्या करेंगे? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। फिर वही इंट्रामस्कुलर में भी वही है कि अगर बच्चा है तो 6 लाख यूनिट दो, अगर एडल्ट है तो 12 लाख यूनिट। तो इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, कब कब देना है? हर 3 हफ्ते के अंतराल में देना। अब कब तक देना है ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे कि अगर सिर्फ रूमेटिक फीवर है, कार्डाइटिस नहीं है, तो 5 साल तक लगातार देते रहो, या जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाए तब तक देते रहो। अगर रूमेटिक फीवर के साथ कार्डाइटिस भी है मगर वेलुलर डिजीज नहीं है, तब 10 साल तक लगातार देते रहो, या बच्चा जब तक 25 साल का ना हो जाए तब तक देते रहो। उसके बाद अगर रूमेटिक फीवर के साथ कार्डाइटिस भी है और वेलुलर डिजीज भी है, तब तो भाई साहब 10 साल तक देते रहो, या फिर बच्चा 40 साल का ना हो जाए तब तक देते रहो, या फिर लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझ गए? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो हमने प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी देख लिया। अब ना आखिरी चीज है, दैट इज जय विज्ञान मिशन भी होता है। एक्चुअली जय विज्ञान मिशन है क्या? आईसीएमआर ने इनिशिएट किया था जय विज्ञान नेशनल मिशन मोड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, शुरुआत की गई थी इसकी। इसमें ना हम रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इंडिया में इसकी एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करते हैं, इसके नोटिफिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इनफैक्ट वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी इसकी शुरुआत, इस मिशन की शुरुआत की गई थी कि एक वैक्सीन को भी हम डेवलप कर सकें। तो थोड़ी सी जानकारी जय विज्ञान मिशन के बारे में होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको रोमैटिक हार्ट डिजीज के तहत पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार रोमैटिक हार्ट डिजीज में थ्योरी में तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और इनफैक्ट आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है जोन्स क्राइटेरिया में। तो आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और जोन्स क्राइटेरिया पे भी आपको सवाल आ सकता है। थ्योरी की बात करें अगर हम, ठीक। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में सीधा पूछ लिया जाता है कि बताओ रूमेटिक फीवर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको बताते आना चाहिए कि भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, शुरुआत कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉक्सैकी वायरस और ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के क्या रोल होते हैं। आपको कैरियर्स के बारे में पूछा जाता है, और किस इन कैरियर ये कैरियर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है वाइवा में, ये भी बताते आना चाहिए। उसके अलावा आपसे ना हाई रिस्क ग्रुप वाइवा में पूछ सकते हैं, तो हाई रिस्क ग्रुप रोमेटिक हार्ट डिजीज के बताते आना चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ये भी वाइवा में पूछते हैं, ये भी बताते आना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स भाई साहब, ये तो वाइवा में पूछा ही पूछा जाएगा। और वाइवा में आपसे जो पूछा जाएगा वो कोरिया क्या होता है, इथनोमार्जिनेटम क्या होता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स कहाँ मिलते हैं, ये जरूर वाइवा में पूछा जाता है। रूमेटिक फीवर में जोन्स क्राइटेरिया स्टार क्वेश्चन है वाइवा का, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, तो इसको तो पता ही होना चाहिए जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक, मेजर और माइनर क्राइटेरिया वाइवा के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट लो रिस्क पॉपुलेशन क्या होती है ये भी वाइवा में कई बार पूछ ली जाती है। माइनर क्राइटेरिया वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया, ये तो पता ही होना चाहिए, वाइवा में पूछा ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक, उसके बाद ट्रीटमेंट में एटलीस्ट पेंसिलिन पेंसिल पेंसिलिन का नाम पता होना चाहिए, और अगर किसी को पेंसिलिन एलर्जी है तो उसके लिए क्या देंगे उसका भी नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, डोजेस पता होनी चाहिए। ये जो टेबल है इसके बारे में पूछ लेते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा वाइवा गया है तो थोड़े टफ क्वेश्चन पूछने हैं तो इस पे आपको वाइवा पूछ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, और फिर जीव जय विज्ञान मिशन वाइवा में इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछ लिया जाता है किस लिए शुरुआत की गई थी, तो ये पता होना चाहिए। ठीक, वाइवा तो ठीक है। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो मुझे यही मिला था कि भाई रोमैटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में कितनी प्रतिशत मिलता है या कितना मिलता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे को ये लगता है कि इस पे पूछा जा सकता है प्रिवलेंस पे, या फिर ग्लोबली
अगर 5 से 30 साल की उम्र में मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू इस पे भी आ सकता है कि कॉक्सिकी वायरस और ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई पे भी एमसीक्यू आ सकता है। होस्ट फैक्टर में भी एक बार एमसीक्यू आया है कि दोनों सेक्सेस में इक्वली पाया जाता है। उसके अलावा एक एमसीक्यू ये भी मुझे मिला था कि भाई इरिथमा मार्जिनेटम इन कंजंक्शन में कार्डाइटिस काफी बार देखा जाता है। फिर ना इसके जो जोन्स क्राइटेरिया है, इस पे कई बार एमसीक्यू आ चुका है। तो जोन्स क्राइटेरिया में आपको दे दिया कि भाई ये मिला, ये नहीं मिला, या लो रिस्क ग्रुप में कौन सा, मॉडरेट ग्रुप में या पॉपुलेशन में कौन सा, लो रिस्क पॉपुलेशन कौन सी बोलते हैं, इन सब पे एमसीक्यू आए हुए हैं। इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इनफैक्ट माइनर क्राइटेरिया पे भी एमसीक्यू ईएसआर पे एक बार आ चुका है। ठीक। उसके बाद बात करूं अगर मैं ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट पे एमसीक्यू आ सकता है। खासकर यहाँ पे आया हुआ है कि भाई बोल दिया था कि सारी डिजीजेस हैं, कब तक दोगे, तो इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। 40 साल उसका आंसर था। और इनफैक्ट स्क्रीनिंग दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन पे भी एमसीक्यू आया हुआ है, तो वो भी पता होना चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन पे इस टाइप का केस दिया था, उस पे एमसीक्यू आया हुआ था। इनफैक्ट जय विज्ञान मिशन जो है उस पे भी एमसीक्यू आया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज या फिर रूमेटिक फीवर या फिर जोन्स क्राइटेरिया के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।